तो अगर गलती कर दी ये कितने बजे तक चलनी है अपनी क्लास? सर जैसे मिस ब्रांड में आपने बताया था कि मिस ब्रांड का रहा उसको नोटिफिकेशन दिया जाता है कि आप अपना मतलब बंद करो ये करो, तो दोबारा से कोई रीनेम करके दूसरा नेम रख के कर सकता है फिर से स्टार्ट वो वाला जो उसने स्टार्ट किया था फूड का? भाई कोई भी सामान जब आप बनाते हो ना तो उसमें आपको उस सामान का रजिस्ट्रेशन या उसका ब्रांड नेम या उसका ट्रेडमार्क या उसका कॉपीराइट आपको लेना पड़ता है। आप सिर्फ वही सामान बना सकते हो जिसके लिए आप रजिस्टर्ड हो। अगर आप किसी और का सामान बनाते हो तो या तो उस बंदे की तरफ से परमिशन हो, जैसा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में होता है। अगर बिना कॉन्ट्रैक्ट के आप किसी और के नाम से चीज बना रहे हो तो वो गलत है। अपने नाम से आप कुछ बना लो या आपने जो रजिस्टर्ड करवा रखा है उससे कुछ बना लो, उसमें समस्या नहीं है। अब पूछ, और कुछ पूछना है इसमें? नो सर। अब ऐसे ही अनहाइजीनिक या अनसैनिटरी अगर कंडीशंस हैं, अगर उसमें सामान तैयार कर रहे हो तो उसके लिए भी 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अडल्ट्रेंट अगर आपके पास है, इसका भी ध्यान रखना है कि जहां पे आप प्रोसेसिंग कर रहे हो वहां पे कोई अडल्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, लकड़ी का बुरादा अगर आपकी प्रोसेसिंग में इस्तेमाल ही नहीं होता कहीं भी, तो लकड़ी के बुरादे को आप अपने स्टोर में या कहीं भी स्टोर करके नहीं रखोगे। अगर ऐसा अडल्ट्रेंट है जो हेल्थ के लिए इंजीरियस नहीं है तो वो पेनल्टी होगी 2 लाख रुपए तक की। लेकिन अगर वो इंजूरियस टू हेल्थ है, ऐसा अडल्ट्रेंट है, तो आपकी जो पेनल्टी बढ़ जाएगी वो 10 लाख रुपए तक की हो जाएगी। बना दिया प्रिंसिपल लिखा करो ऊपर यार। अब उसमें आप ये भी नहीं कह सकते जी ये सामान मेरा नहीं था। खास बात ये, अगर आपकी प्रीमिसेस में मिल गया तो आपका यूं कहीं पिंड छुट कौन छुटा है, अब जी ये तो मेरा नहीं था, ये तो किसी और का था। सरकार नहीं मानेगी इस चीज को, सीधा यही कहेंगे भाई तेरे पास पड़ा है तो तेरा ही है, हम तो यही मानेंगे, अदरवाइज तेरे प्रेमिसेस में नहीं होना चाहिए। और ऐसी कोई गलती करता है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं बताई गई है तो वो पेनल्टी 2 लाख रुपए तक की हो सकती है। अनसेफ फूड के लिए पनिशेबल होगा। अगर अनसेफ फूड होता है तो उसमें 6 मंथ की जेल भी हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। और जहां पे ये कोई इंजरी नहीं हुई है उसके लिए है, और बहुत भयंकर इंजरी नहीं हुई लेकिन इंजरी हुई है तो उसके लिए जो जेल होती है वो 1 साल तक की जेल या 3 लाख रुपए तक का जुर्माना। और जहां पे इन सभी कमियों के कारण अगर बहुत भयंकर इंजरी हुई है परमानेंट नेचर की तो 6 साल की कैद भी हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। क्या हो गया? और जहां पे डेथ हो जाती है तो डेथ के अंदर जो जेल होगी वो 7 साल से कम नहीं होगी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। और फाइन जो है इसमें 10 लाख रुपए तक का फाइन। तो जेल टर्म तो होगी होगी, उसके साथ फाइन भी होगा, ये ध्यान रखना है इसमें।
अगर किसी ऑफिसर ने कुछ माल पकड़ लिया और बंदा ये सोचता है कि इसको मैं इससे छीन के भगा दूं, जला दूं, अगर इस तरह का काम करोगे तो उसके लिए 2 लाख रुपए जुर्माना अलग है। सिर्फ ये हरकत करने के 2 लाख रुपए लग जाएंगे, और जो जुर्माना लगना है लगना ही है। झूठी सूचना देने पे पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो इसमें कैद हो सकती है 3 महीने तक की और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर को के काम को रोका गया या उसको बंधक बनाने की कोशिश करी तो 3 महीने की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना। बिना लाइसेंस के, ये ध्यान देने वाली बात है, शुरू में बताया था कि हर फूड बिजनेस ऑपरेटर लाइसेंस लेगा, जो छोटे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर जिसका 12 लाख से ऊपर का टर्नओवर है सालाना, अगर वो बिना लाइसेंस के माल बनाता पकड़ा गया, एफएसएसएआई से लाइसेंस नहीं लिया और बिना लाइसेंस के वो माल बनाता पकड़ा गया, तो उसके लिए क्लियर कट लिख रखा है कि 6 महीने की कैद और साथ में 5 लाख रुपए जुर्माना। दिख रहा है लिखा हुआ? तो कोई भी काम धंधा करो तो उसके लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट, ये सारी चीज जरूर, कोई आपकी जो लीगल टीम है वो ढंग की चूज करना। जिंदगी में अगर कोई धंधा करो तो अपना सीए, अपना वकील, वो जानकार चूज करना, ताकि इस तरह की चीज से मात ना खाओ। बोलना पड़ेगी बात। तो 6 महीने की कैद, बाद में 5 लाख रुपए जुर्माना। अगर एक ऑफेंस को दोबारा किया, सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस का ये मतलब होता है कि सेम ऑफेंस को वो दोबारा कर रहा है, तो अगर दोबारा कर रहा है तो दुगनी हो जाएगी पनिशमेंट जो पहली कन्विक्शन पे थी, और डेली बेसिस के ऊपर फाइन लगेगा। और लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। लाइसेंस के लिए क्या खोल रही है? और जो इस तरह के ऑफेंडर हैं, अमित खान, हमारी ये क्लास का है क्या भाई तुम? अमित खान? जी सर। मैं पहली बार देखा है तुम। नहीं सर, डेली अटेंड करता हूँ सर क्लास। तो कोर्ट के पास अगर कोई इस तरह का ऑफेंडर है, उसका नाम, कहाँ पे वो रहता है, उसका क्या ऑफेंस है और क्या पेनल्टी लगी है, इसको कोर्ट ऑफेंडर के पैसे पे ही, उसी के एक्सपेंस पे न्यूज़पेपर में या कहीं भी उसके पर्चे छपवा सकती है। अब आपका सामान खा के किसी की इंजरी हो गई है या डेथ हो गई है, तो उस परिवार को या उस बंदे को अगर डेथ हो गई है तो 5 लाख रुपए तक कंपनसेशन उस बंदे को के परिवार को मिलेगा। अगर भयंकर इंजरी हुई है तो 3 लाख रुपए तक, और सिंपल इंजरी हुई है तो 1 लाख रुपए तक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इसको दिलवाएगा। तो ये जो कंपनसेशन है जल्दी से जल्दी दिलवाना है, और 6 महीने के अंदर अंदर जब ये इंसिडेंट हुआ उसके। और अगर डेथ हो गई है तो जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको 30 दिन के अंदर अंदर इंटरिम रिलीफ दिया जाएगा। इंटरिम रिलीफ का मतलब ये है कि भाई
बाकी फैसला आने पे और कुछ पैसा 30 दिन के अंदर अंदर, इसको बोलते हैं इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत जो बोलते हैं। तो यही चीजें इसमें बताई गई हैं भाई। जो केस लड़ रहा है सरकार की तरफ से, वकील या ऑफिसर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर उसी को बोलते हैं, वो लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, फूड आइटम मार्केट में से रिकॉल कर सकता है, वापस मंगवा सकता है, जो भी इस तरह के आइटम हैं उसके पास ये पावर्स होती हैं। उसकी जो भी फैक्ट्री है उसके ऊपर ताला लगा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी उसको अटैच कर सकता है। प्रॉपर्टी अटैच करने का मतलब कि जो भी बंदे के नाम प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को सेल करके और उस बंदे से जो हर्जाना लेके देना है अगले को, या जो भी हर्जाना बनता है वो सारा अटैच करके प्रॉपर्टी को यानी बेच के, और तब वो सारे काम हो सकते हैं। ये तो हो गया अगर किसी बंदे का, फूड बिजनेस ऑपरेटर का, मैनेजर का अगर इस तरह का रोल पाया जाता है। लेकिन अगर वो कंपनी हो तो, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस जो भी हैं वो आमतौर पे कंपनी एक्ट के अंदर रन करते हैं। एक मिनट भाई। तो वहां पे क्या होगा उस मामले में भी यही कि जो आदमी जिम्मेवार है उस कंपनी को चलाने के लिए, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो भी नफा नुकसान है वो कंपनी भरेगी। और इसके अलावा कंपनी के साथ क्या कार्रवाई होंगी वो इसमें लिख रखा है। तो इसमें उस डायरेक्टर को पकड़ेंगे जो उस फर्म का या पार्टनर है उस फर्म का, इनको पकड़ेंगे। इंपोर्ट के मामले में बाहर से सामान आया है तो अपना जो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1992 का और कस्टम्स एक्ट है, अब ये वो कानून है जिनका जिक्र आ रहा है, उसके अनुसार इसको प्रोसीड किया जाएगा। जो अगर इस तरीके का हार्मफुल फूड है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे या इंपोर्टर को रिटर्न करेंगे जिससे इंपोर्ट किया है। जो भी इन दोनों कानूनों के अंदर माना जाएगा, तो इंपोर्ट के लिए भी है। चैप्टर 10 है अपना एडजुडिकेशन एंड फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल। शुरू में बताया था कि इसमें एक अलग से अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और उसके पास भी काफी कुछ केसेस को सॉल्व करने की या अपील करने की एक तरह से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंडर ही एक अलग से इससे रिलेटेड केसेस के लिए छोटी सी कोर्ट होती है जिसको हम फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं, कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी अपील करनी है वो इसमें की जा सकती है। तो चैप्टर 10 में फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल और इसकी एडजुडिकेशन का मामला आया है। तो चैप्टर 10 पूछ सकते हैं कि भाई फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो जिक्र है वो किस चैप्टर में है, तो वो चैप्टर 10 में। तो इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल का, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको गवर्नमेंट अपने स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इन मामलों के निपटान के लिए।
एडजुडिकेटिंग जो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उस हर एक डिस्ट्रिक्ट का, उसको एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनाएंगे। इसको जिम्मेवारी दी जाएगी इस मैटर को रिप्रेजेंटेट करने की। तो इसके पास सिविल कोर्ट की पावर होंगी कि जो भी सेक्शन 193, 228 ऑफ इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी की धारा जो आईपीसी हमारी 1860 में बनी थी, तो वो सारी पावर इसके पास होंगी और इसको एक कोर्ट माना जाएगा। सेक्शन 345, 346 ऑफ कोड ऑफ सीआरपीसी बोलते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसको एक कोर्ट माना जाएगा और इसको वो सभी पावर होंगी जो आईपीसी 193 और 228 के अंडर किसी भी जज को मिलती हैं। और इसी तरह से इसको एक कोर्ट माना जाएगा जो सीआरपीसी के अंदर 345, 346 के अंदर सेक्शन के अंदर दी गई है। अब इसको पेनल्टी किसने लगानी है वो गाइडलाइंस सेक्शन 49 में स्पेसिफाई कर रखी है। बार बार अगर ऑफेंस आता है या एक ही आदमी कई तरह के ऑफेंस कर रहा है तो पावर ऑफ कंपाउंड ऑफेंसेस भी दी गई हैं। डेजिग्नेटेड ऑफिसर को जो ये काम करने वाले फूड बिजनेस से रिलेटेड है, अगर कोई ऐसा फ्रॉड या ऑफेंस करता है बंदा, तो उससे उगाही करने का की जो पावर है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास है। अगर वो पैसे भर देता है, जो उसको सिर्फ पैसे की सजा हुई है, तो उसका केस खत्म कर दिया जाएगा और उस पर कोई और कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो ये पैसा लेते हैं इसके एवज में एक रसीद दी जाती है कि हाँ भाई इसके एवज में ये लिया गया है। और अंडर सबसेक्शन 1 वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और जो सेक्शन 49 में गाइडेंस दी गई है उसके मुताबिक होगा, उन गाइडलाइंस के मुताबिक। अब ये फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल कैसे बनेगा? एक या एक से ज्यादा ट्रिब्यूनल बना सकते हैं फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेक्शन 68 में बताया गया है इन मैटर्स इन एरियाज को ट्रिब्यूनल को क्या हो गया विकल्प है। सॉरी सर। कि किन किन मैटर्स को ये अपने हाथ में ले सकते हैं या इस ट्रिब्यूनल में किस किस तरीके के केसेस आ सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल में एक ही बंदा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल। इसको भी अपॉइंट या नोटिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो एक नई पोस्ट आ गई है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल होगा डिस्ट्रिक्ट जज। जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसको हमने क्या नाम दिया था? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। और ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा ये होगा हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल। इसकी क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट कितने दिन के लिए रहेगा, क्या सैलरी, क्या अलाउंसेस, रेजिग्नेशन कैसे होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताती है। और अपील और पावर जो ट्रिब्यूनल की हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। अब ये जो बताएगी सेक्शन 71 में ये बताने लग रही है कि प्रोसीजर क्या होगा और पावर्स क्या होंगी ट्रिब्यूनल। अब इस ट्रिब्यूनल को इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर
इससे नहीं बांधा जाएगा, लेकिन जो गाइडिंग प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के और दूसरे प्रोविजन है इस एक्ट के, उसके अनुसार ये ट्रिब्यूनल काम करेगा। ये एक सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा। जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का जो अपना तरीका है, उसके अनुसार किसी भी बंदे को समन भेज सके, बुला सकते हैं, उसको गिरफ्तार करके बुला सकते हैं और अंडर ओथ उससे पूछ सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लेके आ सकते हैं, कोई भी एविडेंस एफिडेविट्स की फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं। यानी जिस तरह से अपना कोर्ट काम करती है वैसे ये काम कर सकते हैं। तो इस ट्रिब्यूनल का यही है कि इसमें यही बताया गया है। जो भी सिविल कोर्ट हैं, अगर ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है तो सिविल कोर्ट के अंदर वो केस नहीं चल सकता। तो अपनी जो सिविल कोर्ट होती है उसके अंदर नहीं चलेगा अगर ये ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है तो। कोर्ट की जो पावर्स हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाली हैं, ये सारी इसमें बता रखी हैं। अपने काम की ज्यादा नहीं, सीधा ये कि ट्रिब्यूनल के अंदर अपील हो सकती है, केस चल सकता है। अपील करने का क्या प्रोसीजर है, टाइमलाइन लिमिट्स क्या हैं, ये इसमें दे रखी हैं। पावर्स क्या क्या हैं पनिश करने की, तो सारी वही कोर्ट वाली पावर्स हैं इनके पास। अगर कोई लफड़ा पड़ जाए तब ये सेक्शन पढ़ने का है, चैप्टर 10। चैप्टर 11 के अंदर फाइनेंस, अकाउंट, ऑडिट एंड रिपोर्ट, ये भी हमारे ज्यादा काम का नहीं है। इतना समझ लो कि फूड अथॉरिटी में बजट कैसे आएगा, फाइनेंसेस कैसे होंगे, अकाउंट कैसे होगा, ऑडिट कैसे होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में है। एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे, वो कैसे बनेगी, ये चैप्टर 11 में है सारी चीज। और चैप्टर 12 में जो और कहीं जिक्र नहीं हुआ जिस चीज का, मिसलेनियस की फॉर्म में, वो चैप्टर 12 के अंदर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकती है फूड अथॉरिटी को, इससे रिपोर्ट्स या रिटर्न्स लेने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने की फूड सेफ्टी के मामले में। मेंबर जो भी होंगे, ऑफिसर जो भी होंगे फूड अथॉरिटी के, कमिश्नर जो भी होगा फूड सेफ्टी का, ये पब्लिक सर्वेंट्स होंगे। पब्लिक सर्वेंट यानी हम कह तो देते हैं सरकारी नौकर, बट दीज विल बी ऑफिसर्स। तो इसके मेंबर, ऑफिसर्स ऑफ फूड अथॉरिटी, कमिश्नर और उनसे नीचे जो भी ऑफिसर हैं, वो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट्स होंगे। उन पे सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत कोई भी केस चलाया जा सकता है अगर वो ढंग से काम नहीं करते हैं। गुड फेथ में इनको प्रोटेक्शन होती है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, कि अगर इनसे कोई गलती हो भी जाती है तो गुड फेथ में इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी रूल बनाने की। फूड अथॉरिटी अपनी रेगुलेशंस बनाएगा, ये पावर है इसके अंदर, सेक्शन 92 है। कोई भी रूल या रेगुलेशन पार्लियामेंट के सामने उनके अप्रूवल के लिए ले जाने की पावर, स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने स्टेट से रिलेटेड रूल्स बनाने की पावर, पेनल्टी की रिकवरी, रिपील या सेविंग्स, ये सारा चीज इसके अंदर दे रखी है। ये लास्ट है। और सेक्शन 99 की जो एमएमपीओ है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर है 1992 का, अब वो एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बजाय वो इसी के अंडर रेगुलेशन मानी जाएगी। तो ये रेगुलेशन भी अब जो पहले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंडर थी, वो अब फूड अथॉरिटी के अंडर मानी जाएगी। कोई भी अमेंडमेंट है, इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट, फीडिंग बॉटल, इन्फेंट फूड रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन, इसकी भी जो अमेंडमेंट है वही फूड अथॉरिटी करेगी।
कहीं भी इस एक्ट में या पहले इस एक्ट में जो 1992 का था, अगर पीएफए का जिक्र है तो उसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट से रिप्लेस किया जाएगा। अगर उसमें कहीं भी फूड इंस्पेक्टर का जिक्र है तो वो अब होगा फूड सेफ्टी ऑफिसर और अपॉइंटेड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। तो फूड इंस्पेक्टर को फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिप्लेस कर दिया गया। और भी कोई समस्या है तो ऑफिशियल बजट के अंदर पब्लिश करके उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो ये तो हो गए 12 चैप्टर एक्ट के। एक्ट के अंदर बताया गया था कि जोन में बांटा गया है पूरे देश को, और वो बताया गया फर्स्ट शेड्यूल में। तो ये फर्स्ट शेड्यूल है जो सेक्शन 5(1)E के अंदर जिक्र था, जिसका कोई भी एक्ट जब पढ़ते हो तो अपने जो सेक्शन थे कि जोन वन का जिक्र कहाँ आया था, सेक्शन 5(1)E। अब इसको अगर हम देखेंगे तो सीधा यहाँ पे जाओ जहां से सेक्शन शुरू हुए थे। इस तरह सेक्शन 16 है, इसी तरह से 5(1)E मिलेगा। 4 आ गया, 5 हो गया 1 ABCDE। 5 members to be appointed by rotation every 3 years, 1 each in Seratium from the zones as specified in the first schedule। तो ये जो है zones as specified in the first schedule, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये जोन कौन कौन से हैं वो बिल्कुल लास्ट में दिखा रखे हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल इसमें लास्ट में अटैच कर रखा है, दिस इज शेड्यूल फर्स्ट। तो इसमें जोन 1 में तो आते हैं आंध्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। जोन 2 में हरियाणा, हिमाचल, JNK, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश। अब JNK को 2 पार्ट में बना दिया, एक तो हो गया JNK और एक हो गया दूसरा अपना कौन सा है, लद्दाख। तो वो इसमें इंक्लूड होंगे। जोन 3 में आगे बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। जोन 4 में आगे AP, आसाम, मणिपुर, मेघालय, जो 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट की हैं। जोन 5 के अंदर आगे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, ये यूटीज हैं जितने भी। तो ये तो वो शेड्यूल 1 है। सेकंड शेड्यूल सेक्शन 97 के अंदर, अब देखो सेक्शन 97। सेक्शन 97 क्या कह रहा है, रिपील एंड सेविंग्स के अंदर, कि ये कानून जो सेकंड शेड्यूल में बताए गए हैं उनको खत्म कर दिया गया है, रिपील कर लिया गया है। तो वो कौन कौन से रिपील हुए हैं, वो ये हैं कि इस एक्ट के आने के बाद ये 8 ऑर्डर एक्ट ये रिपील हो गए, यानी इनको वापस ले लिया गया। PFA वापस, FPO वापस, MFPO वापस, वेजिटेबल ऑयल वापस, एडिबल ऑयल वापस, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल वापस, MMPO वापस, और असेंशियल कमोडिटी एक्ट में रिलेटिंग टू फूड अगर कुछ भी है तो वो वापस। ये 2 शेड्यूल। तो इस तरीके से अपना जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है वो कंप्लीट होता है। अब इस एक्ट के अंदर कहा गया है कि रूल एंड रेगुलेशन जो होंगे वो सरकार बनाएगी आगे। तो 2006 में जब ये एक्ट पारित हुआ तो उसी में उनकी नींव रख दी गई। अब नींव किस चीज की रखी कि रूल भी बनेंगे और रूल से अलावा रेगुलेशंस भी बनेंगी। अब जो रूल की अगर आपको कॉपी लेनी है, अगली क्लास में रूल्स ही करवाऊंगा मैं। तो FSSAI की साइट पे जाना, यहां पे नीचे दिख रहा होगा सबको, रूल्स 2011 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स। 6 के बाद 5 साल लग गए रूल बनाने में, जिसमें FSSAI भी बनानी थी, अथॉरिटी भी बनानी थी, और आगे के और काम भी करने थे, रूल भी नोटिफाई करने थे। अब रूल में और एक्ट में फर्क है थोड़ा सा। एक्ट पार्लियामेंट से बनता है, रूल्स इसके लिए पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो आपका मिनिस्ट्री है वही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से मिलके
इन रूल्स को नोटिफाई कर सकती है। तो सिर्फ एक्ट बनाने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत है, रूल्स के लिए और रेगुलेशंस के लिए मिनिस्ट्री से ही काम चल जाता है। 10 मिनट का आ गया भाई, अभी खत्म कर देते हैं। बस ये लास्ट में तुम्हें मैं रूल्स दिखाना चाह रहा हूं ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रूल्स की कॉपी को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने मई 5, 2011 को ये रूल्स नोटिफाई किए हैं। और इन रूल्स के साथ, ये तो हो गए रूल, इनके साथ ये 3 अमेंडमेंट हुई हैं। फर्स्ट रूल अमेंडमेंट, सेकंड रूल अमेंडमेंट, थर्ड रूल अमेंडमेंट। ये तीनों अमेंडमेंट्स भी अपने को इसके साथ पढ़नी पड़ेंगी। तो इसको डाउनलोड करने के लिए डेस्कटॉप पे कर लेता हूं। तो इनकी ये जो गजट नोटिफिकेशन होती है ना, उसका पहला पेज इस तरीके का होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है भारत का राजपत्र, द गजट ऑफ इंडिया। ये वो किताब है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जो राजकाज से रिलेटेड है वो रखी जाती है। असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 2 खंड 3(1) पब्लिश बाय द अथॉरिटी, नई दिल्ली इतनी इतनी तारीख को, ये वैसाख की तारीख है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पब्लिश होता है। हिंदी में जो डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय, 5 मई 2011 को उनकी ये नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है। इसका इंग्लिश देखते हैं, मेरे को हिंदी में थोड़ी सी समस्या आती है बताने में। हाँ, तो इसमें ये बताया गया है कि ये रूल्स हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल 2011 कहा जाएगा इनको। इनको 1 से लेके 68 तक गजट, यानी इसमें 68 सेक्शन हैं, 68 सेक्शन। इस गजट में इसको पब्लिश किया गया है। और इसके भी उसी की तरह चैप्टर 1, चैप्टर 2 इस तरीके से चैप्टर हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस गजट को पढ़ेंगे और इस रूल को पढ़ेंगे और इसकी जो रूल अमेंडमेंट हुई है उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है भाई? अरे ठीक है गे, सुनने के होंगे सारे। ओके सर। सर तो अगली क्लास के लिए रूल्स को डाउनलोड कर लेना। इनको जो गजट नोट, इनकी जो अमेंडमेंट्स हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड, तीनों अमेंडमेंट्स को तुम डाउनलोड कर लेना। और जो एक्ट हमने पढ़ा है ना, सबसे ज्यादा मेहनत अपनी एक्ट पे लगेगी, उसके बाद की चीजें बड़ी आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएंगी। तो ये 4 फाइलें डाउनलोड कर लेना। अगली क्लास जो भी होगी उसमें हम इसी को करेंगे। और जब तक अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही है भाई, हम FLS वाला जो कोर्स है इसको करेंगे CFT वाली क्लास में भी, क्योंकि CFT में मेरे को प्रैक्टिकल कराना है। ठीक है? ओके सर। ओके जी। तो क्लास इज ओवर फ्रॉम माय साइड।